तमाम चाहने वालों को मेरा सलाम। आज का टॉपिक अटरबर्ग लिमिट्स के बारे में है। अटरबर्ग लिमिट्स को कंसिस्टेंसी लिमिट भी कहते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ अटरबर्ग लिमिट्स है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। ये हमें वाटर कंटेंट इन परसेंटेज बताता है। तो किस कंडीशन में, याद रखना कि सबसे पहला जो सॉइल है वो सॉलिड स्टेट में होता है, फिर सेमी सॉलिड स्टेट में फिर होता है, फिर प्लास्टिक स्टेट, फिर लिक्विड स्टेट। ये लिक्विड स्टेट कब अच्छी होता है, जब हम लोग एक्सेसिव वाटर डालें सॉइल में तो हमें लिक्विड स्टेट मिल जाता है। इन सब में वाटर ऐड करने के बाद हमें ये स्टेजेज मिलती है। कितने वाटर डालें उसकी बुनियाद पे सेमी सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड लिमिट मिल जाता है। याद रखना, सबसे पहले मैं जो समझा रहा हूँ वो है लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट क्या है कि सॉइल लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट से चेंज होता है सॉइल प्लास्टिक स्टेट में कब, जब हम लोग वाटर की क्वांटिटी कम करें। तो लिक्विड स्टेट से सॉइल चेंज हो प्लास्टिक स्टेट में, तो चेंज जो चेंजिंग पॉइंट है फ्रॉम लिक्विड टू प्लास्टिक स्टेट, इस पॉइंट पे जो मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट परसेंटेज है इसको लिक्विड लिमिट कहते हैं। याद रखना कि लिक्विड लिमिट से सॉइल अगर चेंज हो प्लास्टिक स्टेट, लिक्विड स्टेट से चेंज हो प्लास्टिक स्टेट से, तो इस जो चेंजिंग पॉइंट है इस पॉइंट पे जो मॉइस्चर कंटेंट इन परसेंटेज है उसको लिक्विड लिमिट कहते हैं। और दूसरा है कि सॉइल जब चेंज हो प्लास्टिक लिमिट से सेमी सॉलिड स्टेट में, इस जो चेंजिंग पॉइंट है इस पे जो वाटर कंटेंट इन या मॉइस्चर कंटेंट इन परसेंटेज है इसको फिर प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। इसी तरह थर्ड है कि सेमी सॉलिड से चेंज हो सॉलिड स्टेट में, इस जो चेंजिंग पॉइंट है इस पे जो मॉइस्चर कंटेंट है वो श्रिंकेज लिमिट कहलाता है। याद रखना, मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया कि लिक्विड लिमिट क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। लिक्विड लिमिट क्या है कि मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज एट विच सॉइल चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट पे जो मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज या इन परसेंट है तो उसको लिक्विड लिमिट कहते हैं। इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह प्लास्टिक लिमिट क्या है कि ये भी मॉइस्चर कंटेंट, तीनों मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज है, सिर्फ क्या है इसमें चेंजेस किया, सॉइल चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो प्लास्टिक लिमिट क्या है कि मॉइस्चर कंटेंट परसेंट एट विच सॉइल चेंजेस फ्रॉम प्लास्टिक स्टेट टू सेमी सॉलिड। याद रखना, इनमें फ़र्क सिर्फ ये डेफिनेशन होगा। लिक्विड लिमिट में क्या है कि फ्रॉम लिक्विड टू प्लास्टिक, और प्लास्टिक लिमिट में क्या है कि फ्रॉम प्लास्टिक टू सेमी सॉलिड स्टेट में सॉइल चेंज होता है। तो इस जो चेंजिंग पॉइंट पे जो मॉइस्चर कंटेंट परसेंट है उसको फिर प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। इसी तरह थर्ड है कि सॉइल इन परसेंट एट विच सॉइल चेंजेस फ्रॉम सेमी सॉलिड टू सॉलिड स्टेट। तो इस जो चेंजिंग पॉइंट पे जो वाटर मॉइस्चर कंटेंट इन परसेंटेज है तो उसको श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। प्लास्टिक लिमिट को PL से रिप्रेजेंट करते हैं, श्रिंकेज लिमिट को SL से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत ही बेसिक जो लिमिट्स है इसको अटरबर्ग लिमिट्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। USCS और अश्तो की जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है उसमें ये वैल्यूज यूज़ होंगे। ये लिक्विड लिमिट किस तरह फाइंड करते हैं उसका फिर बाकायदा प्रोसीजर एक्सपेरिमेंटल कैसा ग्रेंडे अपरेटिस से हम लोग लिक्विड लिमिट फाइंड करते हैं। और प्लास्टिक लिमिट का भी एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। तो आप ये समझ लें कि मॉइस्चर कंटेंट इन परसेंट एट विच सॉइल चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। फिर लिक्विड लिमिट के लिए लिक्विड टू प्लास्टिक स्टेट, प्लास्टिक लिमिट के लिए प्लास्टिक टू सॉलिड, और श्रिंकेज के लिए सेमी सॉलिड टू सॉलिड स्टेट में सॉइल चेंज होगा। एट दिस चेंजिंग पॉइंट जो मॉइस्चर कंटेंट है इन परसेंट उसको फिर डिफरेंट यानी श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट वगैरह कहते हैं। याद रखना, सॉइल जब लिक्विड स्टेट में हो तो उसका जो शेयर रेजिस्टेंस या शेयर स्ट्रेस है वो ज़ीरो होता है या निग्लिजिबल होता है। इसी तरह फिर प्लास्टिक स्टेट में या सेमी सॉलिड या सॉलिड स्टेट में सॉइल रेजिस्टेंस देती है यानी शेयर रेजिस्टेंस देती है। ये इसका समझना आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर कंसोलिडेशन या कंपैक्शन इसमें समझ में आएगा कि इसका बुनियादी मकसद क्या है, क्यों पढ़ते हैं अटरबर्ग लिमिट्स। कंसोलिडेशन में फिर सॉइल किस तरह बिहेव करता है, यानी उसमें हम लोग वाटर को पानी से पास करते हैं या पानी में रखते हैं और इसका फिर शेयर स्ट्रेस देखते हैं, तो वो फिर वहाँ पे यूज़ होगा। आप इतना समझ लें कि लिक्विड लिमिट्स, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट क्या होता है। और ये समझ लें कि वाटर का यानी लिक्विड स्टेट में शेयर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है या ज़ीरो है, और सेमी सॉलिड, प्लास्टिक और सॉलिड स्टेट में शेयर हमें मिल जाता है यानी शेयर रेजिस्टेंस। और ये ग्राफ है कि अटरबर्ग लिमिट्स एक ग्राफ है। इसमें सबसे पहले जो सॉइल का वाई एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल मिक्सचर आता है और एक्स एक्सिस पे मॉइस्चर कंटेंट आता है।
तो इसका हम लोगों ने एक ग्राफ ड्रा करना है। तो ये सॉलिड फेज में, सॉलिड में तो वॉल्यूम सेम ही रहता है, हम लोगों ने कुछ पानी ऐड ही नहीं किया तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद ये लीनियर शो करता है, यानी कुछ कुछ पानी, यानी थोड़ा ज़्यादा पानी फिर डालते हैं। तो इन कंडीशन में हम लोगों को एक पॉइंट्स मिल जाते हैं, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट। तो याद रखना हम लोगों ने ये सॉलिड स्टेट है, सॉलिड के बाद फिर सेमी सॉलिड, यानी थोड़ा पानी हम लोगों ने डाला, फिर इसी सेमी सॉलिड में हम लोगों ने थोड़ा और पानी डाला तो सॉल्ट चेंज हो गया प्लास्टिक स्टेट में। फिर प्लास्टिक स्टेट के बाद हम लोगों ने फिर और थोड़ा पानी डाला तो सेमी लिक्विड या लिक्विड स्टेट में सॉल्ट चेंज हो गया। तो इसका जो स्टेट है वो चेंज हो गया। तो हम लोगों ने देखना है कि लिक्विड लिमिट क्या कहलाता है। हम लोगों ने डेफिनेशन तो देख लिया प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट का। तो लिक्विड लिमिट क्या है कि सॉइल चेंज फ्रॉम लिक्विड टू प्लास्टिक स्टेट। तो इस पॉइंट पे जो लिक्विड लिमिट है, इस पे जो मॉइस्चर कंटेंट है ये लिक्विड लिमिट कहलाएगा। इसी तरह प्लास्टिक स्टेट से सॉइल चेंज हो रहा है सेमी सॉलिड पे, तो इस पॉइंट जो चेंजिंग पॉइंट पे जो मॉइस्चर कंटेंट है उस इन परसेंटेज उसको फिर प्लास्टिक लिमिट कहता है। इसी तरह सेमी सॉलिड स्टेट से सॉलिड स्टेट में अगर सॉइल चेंज हो तो इस जो चेंजिंग पॉइंट है इस पे जो मॉइस्चर कंटेंट है इसको श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। याद रखना फिगर से बहुत ही इजीली समझ में आएगा। कोई जो चेंजिंग पॉइंट पे जो मॉइस्चर कंटेंट है परसेंटेज है इसको फिर लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। और ये अटरबर्ग लिमिट का जो ग्राफ है वो वॉल्यूम ऑफ सॉइल मिक्सचर है ऑन वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज है। और एक बुनियादी कंसेप्ट है ये, इसकी वैल्यू यूज़ होगी PI प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इसकी वैल्यू यूज़ होगी। लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू भी यूज़ होगी सेल्डमली। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है कि हम लोग अगर लिक्विड लिमिट को प्लास्टिक लिमिट से माइनस करें तो हमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स मिल जाता है। लिक्विड लिमिट को हम लोगों ने जाना और प्लास्टिक लिमिट को भी हम लोगों ने जाना, तो इन दोनों का अगर माइनस करें तो हमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स मिल जाता है। ये क्या है, द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट एट विच सॉइल डिफॉर्म्स प्लास्टिकली, यानी सॉइल डिफॉर्म प्लास्टिकली, यानी इनिशियल शेप को अप्रोच ना करें तो इस जो स्टेट है इसको फिर प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहते हैं। मैथमेटिकली ये है कि डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट उसको प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहते हैं। इसी तरह लिक्विड लिमिट क्या है, लिक्विडिटी इंडेक्स क्या है कि रिलेटिव कंसिस्टेंसी ऑफ कोहेसिव सॉइल इन नेचुरल स्टेट, यानी कोहेसिव सॉइल क्या है कि वो सॉइल जो आपस में कोहेजन रखती है या जो बॉन्डिंग प्रॉपर्टी है, या सॉइल के जो ग्रेन्स है वो एक दूसरे से जो बॉन्डिंग या जो फ्रैक्शन होता है, यानी कोहेजन कुछ इस तरह क्रिएट होता है, तो वो जो नेचुरल सॉइल है उसकी जो लिक्विडिटी इंडेक्स है वो कुछ इस तरह हमें मिलती है। इसको आपने अगर समझना है तो इसके लिए फिर अलग ही वीडियो, कोहेसिव सॉइल कौन सा है, कोहेजन लेस सॉइल कौन सा है, तो इसको सिर्फ ये समझ ले यहाँ तक, क्योंकि हम लोग इनिशियल स्टेज में है, यहाँ तक ये समझ ले कि लिक्विडिटी इंडेक्स क्या है। लिक्विडिटी इंडेक्स अगर हम लोग वाटर कंटेंट से प्लास्टिक लिमिट माइनस करें फिर डिवाइड करें लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, यानी आसान अल्फाज में मैं बताता हूँ कि लिक्विडिटी इंडेक्स बराबर होगा वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, फिर प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसके बराबर है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो ये हमें लिक्विडिटी इंडेक्स मिल जाता है इन साइटू, यानी साइट पे जो लिक्विडिटी इंडेक्स है या लिक्विड लिमिट है आप ये भी कह सकते हैं। तो हमें इस वाले ये मिल जाता है इस फार्मूले से। ये फिर ये जो हम लोगों ने कुछ ये कंसेप्ट समझ लिए और ये यूज़ होंगे, इसकी वैल्यू हम लोगों ने बाकायदा निकालना है सॉइल क्लासिफिकेशन में। ये सिर्फ ये कि हम लोगों ने सॉइल क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं इसके बारे में थोड़ा बताया कि सॉइल क्लासिफिकेशन के इम्पोर्टेंट टू जो टेक्निकल इंजीनियर बिकॉज इट प्रोवाइड सिस्टमेटिक मेथड ऑफ कैटेगराइजिंग सॉइल अकॉर्डिंग टू देयर प्रोबेबल इंजीनियरिंग बिहेवियर। सॉइल क्लासिफिकेशन का बुनियादी मकसद तो यही है कि जो टेक्निकल जो इंजीनियर है वो हम लोगों के सॉइल के जो कंडीशन है, टेक्सचर है या बुनियादी जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ है, बिहेवियर है, उसके बारे में हम लोग बताता है सॉइल क्लासिफिकेशन। यानी क्लासिफिकेशन में तो हम लोग सेम जो पेरेंटल प्रॉपर्टी उसकी बुनियादी सॉइल को इकट्ठा करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हम लोगों को ये बताता है कि ये जो इंजीनियरिंग बिहेवियर है उसके बारे में हमें एनालाइज होता है कि फिर वो लोड के अगेंस्ट बिहेवियर उसका क्या है। और बाय नोइंग द सॉइल क्लासिफिकेशन द इंजीनियर हैव गुड आइडिया ऑन हाउ टू प्रोसीड डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ सॉइल इन लेबॉरेटरी। सॉइल का जब हमें थोड़ा इनिशियल स्टेज पे पता चले कि कौन सा सॉइल है तो हमें ये जजमेंट भी मिल जाता है कि कौन सा सॉइल है और ये लोड के अगेंस्ट या किसी और फिनोमिना के अगेंस्ट उसका बिहेवियर क्या होगा।
यानी टेक्सचर, कोहेजनलेस, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है। अगर कोहेसिव सॉइल है, एडिशनलेस सॉइल है, जिनके जो ग्रेन साइज है, कौन सा ग्रेन है, यानी जो पोरली ब्लेंडेड है, वीक ब्लेंडेड है, यानी इसके बारे में हमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा सॉइल है। और ये जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, ये फिर जो हम लोग डिज़ाइनिंग वगैरह स्ट्रक्चर की करते हैं उसमें भी ये क्लासिफिकेशन यूज़ होगा। तो आप एक किस्म का ये समझ लें कि हमें इसकी बेनिफिट्स या प्रॉस बताता है, या जिसके फ़ायदे एडवांटेजेस है इस एज अ सॉइल इंजीनियर हमें मिलता है। और ये हम लोग फिर ये जजमेंट कर सकते हैं कि फाउंडेशन में कौन सा हम लोगों ने फाउंडेशन देना है, आया राफ्ट फाउंडेशन देना है या कंबाइंड या आइसोलेटेड फुटिंग वगैरह देनी है। तो सॉइल से बुनियादी तौर पर हमें ये मालूम हो जाता है। और सॉइल के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो हम लोगों ने बताया कि AASHTO और USGS से करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी क्लासिफिकेशन के सिस्टम में बाई ऑर्गेनाइज्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तो है AASHTO, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल, इसके बुनियाद पर भी सॉइल क्लासिफाई करते हैं। फिर है यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन USCS, इसके बुनियाद पर भी सॉइल क्लासिफाई करते हैं। और तीसरा है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन सॉइल क्लासिफिकेशन FAA, इसके बुनियाद पर भी सॉइल क्लासिफाई करते हैं। टेक्सचरल सॉइल क्लासिफिकेशन, ये भी एक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है कि हम लोग बुनियादी जो फिजिकल टेक्सचर है उसको देखते हैं, सॉइल क्लासिफाई करते हैं। फिर आता है USDA, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल क्लासिफिकेशन, इसके बुनियाद पर भी सॉइल क्लासिफाई करते हैं। जनरली जो बहुत ही कॉमनली यूज़ है वो है AASHTO और USCS, इन दो को हम लोग पढ़ते हैं, इनके बुनियाद पर सॉइल क्लासिफाई करते हैं। दो कॉमनली जो सिस्टम है सॉइल क्लासिफिकेशन के, एक है AASHTO, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल सिस्टम। ये कहाँ पे यूज़ करते हैं? अक्सर हम लोग इसको रोड हाईवेज़ के लिए यूज़ करते हैं, एयरफील्ड यानी एयरपोर्ट्स वगैरह के लिए। और दूसरा है USCS, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये फाउंडेशन सॉइल और इंजीनियरिंग डैम्स वगैरह के लिए ये क्लासिफिकेशन हम लोग यूज़ करते हैं। तो बुनियादी तौर पर दो क्लासिफिकेशन होते हैं, सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम AASHTO और USCS। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह AASHTO के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे, तो ये बहुत ही वाइडली यूज़ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।